Now, good morning, student. In the last class, we have discussed about the differences in living and non-living. Today, we have to discuss about the diversity in the living organism. Clear? So, if we concentrate on this particular word, diversity, in environment, when you see outside your room, you will find a large number of plant and insect and animals present there. जब आप जस्ट अपने घर के बाहर देखते हैं तो हो सकता है आपको 2 आम के पेड़, 1 बीई का पेड़, कुछ और 2-4 है, मान लीजिए 40-50 पेड़ दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों की यदि मैं बात करूं तो आपने घर में एक पेट पाल रखा हुआ है, एक डॉग है आपके पास, एक आध तोता है, या कुछ और भी 2-4-10 जानवर है जो आप देखने जाते हैं। तो ये जितनी भी स्पीसीज आप देख रहे हैं, जितने भी क्रिएचर आप देख रहे हैं अर्थ के अंदर, ये सब क्या है? These are the organisms which make the earth diversified. Diversify means डाइवर्सिटी का मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी। क्या मतलब है इसका डाइवर्सिटी का? वैरायटी। सो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप प्रेजेंट है। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनी लिविंग क्रिएचर विल फॉर्म डाइवर्सिटी। इज इट क्लियर? अब इतनी डाइवर्स, अब प्रॉब्लम है कि जब आप अपने केवल एक छोटे से एरिया में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है 50 पेड़ है, 100 पेड़ है, इस तरीके के पेड़ दिखाई सकते हैं आप। जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे, किसका? ऑब्जर्वेशन का, आपकी डाइवर्सिटी भी क्या होती जाएगी? इनहेंस होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। अब कहेंगे आप सब कैसे वो कर सकते हैं? सपोज कीजिए किसी आप एक डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पर वैरायटी ऑफ प्लांट क्या हो जाए? बढ़ जाएगा। घरों में हो सकता है हरा और बहेरा का पौधा ना मिले, वो वहां मिल जाएगा। सागौन के पेड़ वहां पर मिल जाएंगे, आंवले के पेड़ आपको वहां मिल जाएंगे। यानी जो पेड़ पौधे आपको घर के आसपास नहीं दिख रहे, हो सकता है उस डेंस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाए। जो जानवर या एनिमल्स आपको यहाँ नहीं मिल रहे, वो वहां मिल जाए। तो जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा ऑब्जर्वेशन का, उसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलने लगेंगे। अब यहाँ ये भी आप ध्यान रखिए कि जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो आपको क्या होंगे? विजुअलाइज होंगे। बट बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं which cannot be observed. By naked eye. आप जो है तो क्या नाम से नेकेड आई से उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते, और इन सब ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में रखते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि सभी डिसीज कॉज है। माइक्रो का मतलब ये होता है जिस ऑर्गेनिज्म की साइज क्या हो? छोटी हो, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। So these are the organisms which cannot be able to be observed directly. हम देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा उनके स्ट्रक्चर को, तब हम उनकी स्टडी कर पाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बहुत सारे प्लांट एनिमल आपको दिखाई देते, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। यदि इस तरीके से मैं कहूं तो हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और यदि मैं पूरे अर्थ की बात करूं, डाइवर्सिटी की बात करूं, बायोडाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में क्या हो जाएगा? मैंने कहा जैसे डाइवर्सिटी में वैरायटी है, वर्ड का मतलब। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल वैरायटी। अब आपको ये अच्छे से पता है कि बायोलॉजिकल में या लिविंग में दोनों आते हैं। कौन कौन से? प्लांट भी आएगा और एनिमल। तो आप जितनी भी वैरायटी प्लांट की देख रहे हैं, आप देखिए तरोई का भी एक पेड़ होता है, आप एक देखिए जो है तो पंपकिन का एक पेड़ होता है, आप देखिए जो है तो क्या नाम से बिटर गार्ड का एक पेड़ होता है। तो ये सब क्या है? वैरायटी ऑफ प्लांट। एनिमल में देखिए एलिफेंट है, हॉर्स है, डॉग है, जेब्रा है, फिश है, बर्ड है, तो यहाँ भी वैरायटी। मैं गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देख लीजिए, आपको ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में ही चले जाइए तो उसमें ढेर सारे जो है तो वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है वो एक डाइवर्सिफाइड एरिया है जहां पर ढेर सारे अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल्स मौजूद हैं। यदि एक नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो पूरे अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ। और ये भी बता दूं
कि ये तो वो है जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, तकरीबन जिनके बारे में आइडिया है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में हमको अभी भी पता ही नहीं। ज्यादा दूर मत जाइए, इंडिया का ही जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये कहा जा रहा है कि जब तक हम पूरे का पूरे वेस्टर्न घाट के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तब तक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, लुप्त हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनको हम खोज ही नहीं पाए, इससे पहले वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इतनी सारी वैरायटी है। अब बात ये आती है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इतनी वैरायटी का हमको लेना क्या है। दरअसल ये जितनी वैरायटी है ये कहीं ना कहीं आपके इकोसिस्टम को सस्टेन करने में काम करती है। कई बार डायरेक्टली आपको दिख जाता है, कई बार आपको ये नहीं दिखता, लेकिन ये पूरी की पूरी डायवर्सिटी आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है। क्लियर? अब यदि हमने ये कहा कि इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है, तो इसका मतलब है ढेर सारे क्या है, प्लांट और एनिमल मौजूद। बट जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो मान होंगे, प्लांट का जाएगा, एनिमल का, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या यूं कहिए कि इनको जानने के लिए इनका क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, जिसको हम बाद में क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर। आपने देखा होगा विद्यालय में जितने बच्चे हैं किसी भी स्कूल में, सबका अपना एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, उसका नाम होती है। सुरेश है, कोई रमेश है, कोई कुछ। और जब कई बार एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं तो फिर उनकी क्लास के ऊपर जाया जाता है कि उसकी क्लास क्या है, ये चेक करो। अरे बस कई बार ऐसा होता है नाम भी सेम होता है, क्लास भी सेम होती है, फिर उसके फादर के नाम के थ्रू हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। बट कुल मिलाकर कहने का है कि हम सबके क्या रखते हैं, नाम होता है, जिससे उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हमको क्या होती है, मदद। लेकिन नॉर्मली हम कौन सा नाम यूज करते हैं, लोकल। जो ऑर्गेनिज्म उनके कौन से नेम यूज करते हैं, लोकल नेम यूज करते हैं। और लोकल नेम के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही कंट्री में यदि देख लें तो अलग अलग लोकल नेम एक ही चीज के देखने को मिल जाते हैं। बड़ा बेस्ट एग्जांपल है क्या, ओनियन। ओनियन को महाराष्ट्र वाले एरिया में कांदा कहते हैं, कुछ जगह पर प्याज कहते हैं, कुछ जगह पर गोंदली कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर जगह अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। पंपकिन जो होता है, कुछ जगह पे इसे कद्दू कहते हैं और कुछ जगह पे इसे मखना कहते हैं। अब सोचिए कि कोई एक व्यक्ति आता है और वो पूछता है कि मुझे कद्दू चाहिए, और उसे कहा जाएगा कद्दू ऐसा कोई फल यहाँ नहीं होता, उसका नाम क्या है, मखना। या वो एक ही है, ओनियन है, लेकिन एक आदमी कह रहा है कि मैंने कांदा खाया है, एक कह रहा है मैंने प्याज खाई है, एक कह रहा है मैंने गोंदली खाई है, लेकिन खाया सबने क्या है, एक ही चीज खाई। सो लोकल नेम जो है वो एक ही कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि यही चीज हम किसी एनिमल के साथ सोचें अभी थोड़ी देर के लिए, सपोज कीजिए कि कोई एक बर्ड है, अरे बस क्रोमा, ठीक। अब हमारे यहां क्रो को क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में से कौवा कहते हैं, हमारे जापानीज में क्या कहते हैं, चाइना में क्या कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, सब जगह इसका कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होगा। ऐसी कंडीशन में ये फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। पता चलेगा इंडिया का एक साइंटिस्ट गया, उसने कहा हमने अपने इंडिया में एक नई प्रजाति डिस्कवर की, उसका नाम क्या बताया उसने,
कौवा काला होता है, चोंच होती है ऐसा। जापानीज पहुंचेगा, वी हैव डिस्कवर्ड वन वैरायटी ऑफ बर्ड ब्लैक इन कलर। अब सब बात कौवे के बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने अपना अलग नाम देके रखा है, इसने जिंग कुंग बोल के रखा हुआ है, चाइना वाले ने कुछ सुसा बोल के रखा हुआ, कुछ अमेरिका वाले ने बता रखा हुआ। तो 5 लोग पहुंच गए और एक ही ऑर्गेनिज्म को लेकर पहुंच गए कि इसकी वैरायटी हमको, हमने ये हमने एक नया ऑर्गेनिज्म जो है डिस्कवर किया, इसका नाम रखना। तो ये चीजें ना हो, इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल हो, उन सब का एक नाम हो, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसको ये हटाने के लिए बहुत जरूरी था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनके लोकल नेम से नाम से ना जान के उनके साइंटिफिक नेम को हम क्या करें, एम्फेसाइज करें, साइंटिफिक नेम के थ्रू उनको जाने, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इंडिया में रहने के बावजूद भी और अमेरिका में रहने पे भी हम उस चीजों को डिफरेंशिएट कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम आम खाते हैं तो हम उसे आम कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे तो उसे मैंगो कहेंगे, लेकिन जो अमेरिकन नहीं जानता है या जो हिंदी नहीं जानता, उसके लिए मैंगो या आम दोनों को इक्वेट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यदि हम इसका एक साइंटिफिक नेम रख दें, उदाहरण के तौर पर जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। अब इंडिया वाले को भी पता है कि आम को मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, अमेरिका वाले को भी पता है कि उसको मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। जो तीसरा आदमी होगा उसको भी पता होगा कि कोई ये प्रजाति होती है जिसमें जो मीठा फल होता है, जिसको खाया जाता है, उसको मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। अब यदि ये अमेरिका और इंडिया वाले भले एक दूसरे की लैंग्वेज ना जानते हो, लेकिन यदि वो वर्ड यूज करेंगे मैंजीफेरा इंडिका, मतलब ये भी समझ जाएगा कि आम के बारे में बात की जा रही है, ये भी समझ जाएगा कि आम के बारे में बात की जा रही है, और जो तीसरा खड़ा है वो भी समझ जाएगा। जबकि यदि एक आम कहता है, एक मैंगो कहता है, कोई और तीसरा नाम लेता, तो शायद ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डायवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये हुआ कि सब ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाए, नॉमेनक्लेचर किया जाए। नॉमेनक्लेचर मींस टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल। अब जहां तक रही बात नेम प्रोवाइड करने की, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कमेटी बनाई। कौन कौन सी कमेटी बनी? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट के नेम के लिए थी और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बी फॉर बॉटनिकल, ICBN, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो जियोलॉजी में आएगा तो एनिमल और बॉटनी में आएगा तो प्लांट। तो इनके नाम रखने के लिए हमने क्या किया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। अब ये कमेटी का काम था कि कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी कैरेक्टर लेकर आ जाए, कोई भी एक नई स्पीसीज खोज कर ले आए कि साहब ये मैंने एक नई स्पीसीज खोजी है अपने एरिया में, तो उसके कैरेक्टर, उसके आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर सही तरीके से किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इसी तरीके की कैरेक्टर कोई पहले तो नहीं बता गया। यदि बता गया है तो उसको बताया जाता है भाई साहब ये नया वैरायटी नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, इसका नाम ये है, ये लेकर चले जाओ। हाँ, यदि कोई नए कैरेक्टर वाला कोई स्पीसीज लेकर जाता है, उसकी स्टडी होती है, उसके बारे में डिस्कशन होता है और फिर उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। अब बात आती है कि नाम दिया कैसे जाता है, ये काम होता कैसे, नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस में और कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करने चाहिए। अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर था और इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था, इन दोनों का काम ये था कि ये नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर क्या था, प्रोवाइडिंग ए नेम टू द ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट कैन बी नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मींस पूरे के पूरे अर्थ में कहीं पर भी उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को, उस स्पीसीज को उसी नाम से जाना जाए, ये काम था नॉमेनक्लेचर करने का। अब ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर आप ऐसा समझ लीजिए, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं नामकरण। जब बच्चा छोटा होता है और बड़ा होता है तो एक वर्ड यूज करते हैं नामकरण, संस्कार होता है, तो वही है नॉमेनक्लेचर का मतलब भी वही है। और
जूलॉजिकल में क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जूलॉजिकल में हम एनिमल को और बॉटनिकल में हम प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये जो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस होती है इसमें क्या देखते हैं। सबसे पहला काम तो है प्रोवाइड करेक्ट नेम, करेक्ट कह लीजिए या स्पेसिफिक नेम कह लीजिए, ठीक है, और करेक्ट नेम आफ्टर डिसीजन। ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में इसका नाम क्या होना चाहिए दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसीज का। सो पहली एक चीज तो ये हो गई। दूसरा बहुत जरूरी है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म नेम होने के लिए आया है उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं छूटनी चाहिए जो उसको एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज से अलग कर दे। तो बहुत जरूरी है कि उसकी अच्छे से स्टडी करके और फिर उसका नाम जो है तो प्रोवाइड किया जाए। इज इट क्लियर? और कोशिश की जाती है वन नेम और वन प्लांट और एनिमल, एक नाम एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए ताकि उसकी यूनिकनेस जो है तो क्या रहे, बनी रहे। और ये यदि प्रोसेस करनी है आपको, एक ही नाम देना है, जिससे दूसरा नाम नहीं देना, तब नॉमेनक्लेचर प्रोसेस और भी कठिन हो जाता है। और इस नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया गया टू नेम सिस्टम। एक तो इसका जेनेटिक नेम या जेनेरिक नेम, जेनेरिक, और ये हो गया स्पीसीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए दरअसल दो नामों के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया गया। उसका एक जेनेरिक नेम दिया गया, जेनेरिक पार्ट लिया गया, और उसकी स्पीसीज, इन दोनों को जोड़कर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया। क्योंकि यहां पर दो नामों को जोड़कर एक सिंगल नाम बनाया गया है, इसलिए बाद में नॉमेनक्लेचर को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए कि क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो नामों को जोड़कर बना रहे हैं। और ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देने का काम किया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है कार्लस लिनियस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉमेनक्लेचर किसने ऑर्गेनाइज किया या कितने कॉन्सेप्ट दिया। तो कार्लस लिनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर में जेनेरिक और स्पेसिफिक को लेकर काम कर सकते हैं, कैसे करते, कैसे क्या क्या रूल है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते। अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा नॉमेनक्लेचर में साइंटिस्ट ने दो कंपोनेंट लिए थे, एक जेनेरिक कंपोनेंट, एक स्पेसीज कंपोनेंट। यदि मैं मैंगो की बात करूं, क्योंकि आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, मैंगो का दो नाम से मिलकर बना हुआ है, मेंजीफेरा और इंडिका। अब आपको बता दें जो मेंजीफेरा है ये इसका जेनेरिक नेम है, या जेनेरिक, जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हायरार्की तो आप पाएंगे स्पीसीज, फिर जीन, फिर जेनेटिक, फिर उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, वो हम बाद में बात करेंगे। ये उसका जेनेरिक नेम है। और इंडिका ये उसकी क्या है, स्पीसीज। तो दरअसल इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया गया, मैंगो नाम या मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया है। यदि मैं बात करूं ये ह्यूमन की, तो ह्यूमन को भी कभी दो जो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन भी क्या एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, तो इसके भी जो नाम है वो दो वर्ड को जोड़कर बनाए गए हैं। पहला है होमो और दूसरा है क्या, सेपियंस। जहां होमो क्या है, जेनेरिक वर्ड है,
और सेपियंस क्या है? स्पीसीज। आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? होमो सेपियंस सेपियंस स्पीसीज का भी एक बनेगा। तो खैर ये एक तरीका था नेमिंग करने का कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को जोड़कर एक नाम दिया। अब बात आती है कि यदि हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कौन कौन से रूल हमको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, नाम देना एक अलग बात और नॉमेनक्लेचर करना एक अलग बात। सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि जितने भी नाम दिए जाते हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो होता है क्या? लैटिन। क्या होता है? लैटिन। मतलब आप ये समझ जाइए कि हमारे यहाँ जो वर्ड या प्रोनाउंसिएशन, जैसे हमने बात की थी, कभी आपने 9th में पढ़ा होगा सेल के बारे में। दरअसल सेल जो ओरिजिनेट हुआ है शब्द वो एक लैटिन वर्ड था, सेलुला। सेलुला का मतलब होता था कंपार्टमेंट। अरे वाह, हो सकता है लैटिन की जगह यदि इंडियन चलता या अमेरिकन एक्सेंट चलता तो कंपार्टमेंट की जगह, कंपार्टमेंट का जो मीनिंग होती है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर, तो हो सकता है हम उसको सेल ना बोल के उसको कॉम बोलते, COM बोलते। लेकिन चूंकि लैटिन में कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को या रूम लाइक स्ट्रक्चर को हम सेलुला कहते थे, तो उसी से वर्ड डिराइव हुआ क्या? सेल। तो जितने भी नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं, नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम Latin and written in Italic। याद रखिएगा, डिराइव किससे किए जाएंगे? लैटिन भाषा से। और लिखे किसमें जाएंगे? इटैलिक भाषा। ये रूल है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी है हम कुछ भी कर ले। नो, नॉट एट ऑल। ये रूल है, जब भी नेम डिराइव किए जाएंगे तो लैटिन भाषा में उनका डेरिवेशन होगा, यानी कहिए कि मीनिंग जो है वो लैटिन भाषा से निकाली जाएगी बायोलॉजिकल नेम की, और उनको इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा। पहला। दूसरा, नेम शुड कंटेन 2 कंपोनेंट, जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक। इन्हीं दोनों को जोड़कर क्या बनाया जाएगा? नाम बनाया जाएगा। दोनों के दोनों होंगे, एक तो जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक होगा। तीसरा, when names are written first letter of will be capital, all other are स्मॉल लेटर। केवल जेनेरिक नेम ही क्या होगा? उसी का पहला लेटर कैपिटल होगा। उदाहरण के तौर पर मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो ये गलत तरीका है, क्योंकि यहां जीनस ये है, स्पेसीज ये है। जीनस में तो मैंने पहला लेटर कैपिटल कर दिया, लेकिन मैं आई को कैपिटल नहीं कर सकता। ये गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका क्या है? मैंजीफेरा, और जो स्पेसीज लिखूंगा वो किससे शुरू होगी? स्मॉल लेटर से। क्लियर? इसी तरीके से ये जो मैंने अंडरलाइन की है ये भी गलत तरीका है। आप पूरे के पूरे नाम को एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। अंडरलाइन करते वक्त आप जीनस को अलग और स्पेसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। इज इट क्लियर? तो उसका भी एक पॉइंट बना देते हैं। When handwritten, it should be underlined separately। यदि वो हैंड रिटन है तो उनको क्या करेंगे? हम अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और when typed form,
इट मस्ट बी इटैलिक। मैंने शुरू में ही बताया था लिखेंगे कैसे, टाइप फॉर्म में इटैलिक में लिखेंगे, और यदि हैंड रिटन है तो उनको क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और केवल पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा जो स्पेसीज का जो पहला लेटर है कैसा होगा, छोटा होगा। नाउ 6 पॉइंट, नो नेम should be less than 3 or more than 12 letter। मतलब कोई भी नाम जो है वो 3 वर्ड लेटर से छोटा नहीं हो सकता और 12 से बड़ा नहीं हो सकता। मैंजीफेरा इंडिका को देखिए, MANGIFERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इज इट क्लियर? IND है इंडिका 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी आप वर्ड देखिएगा वो 3 से छोटा नहीं होगा और 12 से बड़ा नहीं होगा। मेरी याददाश्त में एक नाम आ रहा है, पैंथेरा लियो। ये देखिए, ये सबसे छोटा है LIO लियो, और पैंथेरा ये लायन की, लायन में भी आप वैरायटी पाते हैं, चीता होता है, शेर होता है, लायन टाइगर होता है। तो पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टिग्रिस है और पैंथेरा पैराडस है। तो ये 3 वैरायटी है। तो उसमें लियो जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना, इससे नीचे 2 वर्ड से मिलकर कोई भी नाम नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 12 से ऊपर नहीं जा सकता, 3 से नीचे नहीं जा सकता। तो ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन है किसके, नॉमेनक्लेचर के, जिनको आपको फॉलो करना। इज इट क्लियर? अब यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान मैंजीफेरा इंडिका लिखा हमने, इसके बाद भी कुछ और जोड़ना है यदि, तो फिर कोई जो साइंटिस्ट का नाम है वो जुड़ता है तीसरे नाम पे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि मैंजीफेरा इंडिका, इसी में मैं जोड़ के दिखा देता हूं, लिन लाइनस। बट ये जो लिन लिखा जाएगा ये साइंटिस्ट का नाम होगा, जो तीसरा नाम दिखेगा। कभी आपसे पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी नॉमेनक्लेचर में जो थर्ड नाम दिखता है आपको, वो एक्चुअली में साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं होता, बल्कि वो एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। जैसे लाइनस, कॉरस लिनियस को हमने लिन लिख दिया है, इस तरीके से। आ रही मेरी बात सुन? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उन सबको नॉमेनक्लेचर में लिया गया है। अक्सर कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि जेनेरिक नेम में सब दिन जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। ठीक है ना? हमने किसी व्यक्ति की PhD रुकते हुए देखी है केवल इसी गलती के कारण कि उन्होंने अपना ये जेनेरिक साइंटिफिक नेम लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया पूरे से। तो यदि आप एक साथ अंडरलाइन करते हैं वो भी गलत है। जो रूल कहता है वो कहता है कि आप जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीशीज को आप अलग से अंडरलाइन करेंगे। अब यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, वही क्या है क्लासिफिकेशन। अब यार देखिए हम जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जब मैं बात करूंगा आपके दिमाग में एक पिक्चर है। मैं ट्रेन कहता हूं तो आपको एक बड़ी सी पटरियों पे दौड़ती हुई एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं जब घोड़ा कहता हूं, मैं जब हाथी कहता हूं, जब मैं डॉग कहता हूं, जब मैं कैट कहता हूं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है। वो पिक्चर इसलिए आती है, यूं करिए आप रिकॉल कर लेते हैं कि कुत्ता कैसे दिख रहा होगा, डॉग। हम ऐसे ही याद करते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट चीजों पे याद नहीं करते। हम जितनी भी चीजें याद करते हैं वो सब किसी पिक्चर फॉर्म में याद करते हैं। तो आपको ट्रेन वैसे याद नहीं होती है, जैसे ही आपको ट्रेन सामने कहा जाता है तो आपको ट्रेन दिखती है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दिखता है। आपको डॉग कहा जाता है तो आपको डॉग दिखाई देता है। यदि मैं ये कहूं कि एल्टेनियस, तो क्या दिमाग में आता है आपका? आपने ये नाम नहीं सुना, आपने इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं देखा, इसलिए आपके दिमाग में कोई फिगर नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके हमने नाम दिए हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दिए हैं। हो सकता है आज जो आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो, जो साइंटिस्ट ने जिस हिसाब से उनको ग्रुप किया वो ग्रुपिंग उनका जो है तो एक अलग तरीके से कुछ और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को भी ध्यान में रख के ग्रुप किया। उदाहरण के तौर जब मैं कहता हूं हाथी, तो आपको एक ब्लैक कलर का बड़ा सा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है जिसकी बड़ी सी सूंड होती है, बड़ा सा पूंछ होता है, बड़ा भीम का स्ट्रक्चर होता है और
पैर बने हुए होते हैं, मोटे मोटे पैर। क्या जब मैं डॉग कहता हूं आपको तब भी आपको इसी तरीके का ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है? नहीं, तब आपको वेराइटी ऑफ कलर दिखाई देते हैं। लाल भी दिखाई देता है, व्हाइट भी दिखाई देता है, घर में यदि छोटा सा पपी है तो वो भी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि आपने कैरेक्टराइज कर रखा हुआ है कि यदि कोई हाथी कहेगा तो ब्लैक कलर पे जाना, और यदि डॉग कहेगा तो वेराइटी ऑफ कलर पे जाना। आ रही मेरी बात? यदि कोई गोट कहता है तो ब्राउन कलर पे जाना, लेकिन यदि कोई गाय कह देता है तो वहां पर कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रखी है, जिसके बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक वही तरीका है कि यहां पर हम ऑर्गेनिजम्स को भी क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। डॉग, कैट, ह्यूमन, हॉर्स, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखते हैं। तो जब इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो इनको कहते हैं क्या, टैक्सा। क्या कहते हैं इनको, टैक्सा। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी। अब आप देखिए, डॉग की एक अलग कैटेगरी है, कैट की एक अलग कैटेगरी है, ह्यूमन की एक अलग कैटेगरी है, हॉर्स की एक अलग कैटेगरी। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं। एनिमल हो गया, मैनुअल सुना है आपने, और फिर आपने ह्यूमन भी सुना है, आपने डॉग भी सुना है, आपने कैट भी सुना। मैंने कहा कि अलग अलग ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ ग्रुप करेंगे तो उसी को हम टैक्सा कहते हैं। लेकिन जब मैं ये देखूं कि एनिमल के अंदर कौन आते हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर कौन आएगा, मैमेल्स आएंगे। ऐसे भी आएंगे जो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड मौजूद हो, और ऐसे भी आएंगे जो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड मौजूद नहीं है। फिर इस मैमेल के अंदर क्या आएंगे, प्राइमेट्स आएंगे, नॉन प्राइमेट्स आएंगे, और इस मैमेल के अंदर ये आएगा क्या, ह्यूमन भी आएगा, डॉग भी आएगा, कैट भी आएगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अक्सर बच्चे टैक्सा में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, ये जो एनिमल वाला ग्रुप है ना, ये एक टैक्सा है। ये जो मैमेल है ये भी क्या है, टैक्सा है। मेरा कहने का मतलब आपने समझा। जब आप बाइफर्केशन करते हैं तो सपोज कीजिए एक विद्यालय में प्रिंसिपल एक टैक्सा हो गए, टीचर्स एक टैक्सा हो गए, बच्चे एक टैक्सा हो गए, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 5 विद्यालयों को मिला देंगे तो 5 विद्यालयों के प्रिंसिपल का एक टैक्सा बन जाएगा, यानी कि एक ग्रुप बन जाएगा। 5 विद्यालयों के टीचरों का एक ग्रुप बन जाएगा तो वो एक टैक्सा हो जाएगा, और 5 विद्यालयों का बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा जो एक टैक्सा हो जाएगा। टैक्सा समझने का ये सबसे इजिएस्ट वे। यदि आप एक विद्यालय की बात करें, एक हायरची को केवल देखें तो प्रिंसिपल का एक ग्रुप है, प्रिंसिपल एक आइडेंटिटी हो गया, एक ग्रुप बन गया। भले वो एक ग्रुप में अकेला ही है तो वो एक ग्रुप बन गया तो वो एक टैक्सा हो गया। टीचर 20-25 जो है उनका एक ग्रुप बन गया तो वो एक टैक्सा हो गया। पूरे बच्चों का एक ग्रुप बन गया, वो टैक्सा हो गया। आप चाहो तो इस ग्रुप में भी, बच्चों के ग्रुप में भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी में 2 टैक्सा बना सकते हैं। लेकिन जब आप 4 स्कूलों को एक साथ कर दें तो वहां पर प्रिंसिपल्स का सब मिलाकर एक टैक्सा बनेगा, टीचरों को मिलाकर एक टैक्सा बने। टैक्सा कहने का मतलब एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करने वाले उस लेवल के सभी लोगों को एक साथ रखने को हम टैक्सा कहते हैं। या आपने लोअर क्लासेस में पिरामिड्स पढ़ा होगा, पिरामिड पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो पिरामिड में क्या देखते थे हम, ट्रॉपिक लेवल। तो जो भी यहाँ आ गया वो पहले ट्रॉपिक लेवल में चला गया, जो यहाँ आ गया वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में, जो यहाँ चला गया टर्सरी। अब कई बार होता था कि जो पहले यहाँ रहता था वो यहाँ पहुंच जाता था, जो यहाँ रहता था वो यहाँ आ सकता था। अरे बस यदि डायरेक्टली मान लो यहाँ ग्रास है, घास को खाने वाले जितने भी होंगे यहाँ आएंगे और इनको खाने वाले यहाँ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म को कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, कार्निवोरस, तो कार्निवोरस कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर जरूरत, यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल क्या होते रहते थे, चेंज होते रहते थे। ठीक वैसे ही एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा वी विल फाइंड टैक्सोनॉमी, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टर। इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी।
जहां तक टेक्सोनॉमी की बात आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे होता है, तो क्लासिफिकेशन में जो टेक्सोनॉमी का होता है, जो टेक्सोनॉमी चलती है वो चार चीजों को ध्यान में रखकर चलती है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कौन कौन सा? कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये हो जाएगा क्या आपका। तो जितने भी आपने यहां टेक्सा देखे, इन टेक्सा में आप क्या देख रहे हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और एक क्या होगा? एक हो जाएगा आपका हाँ ऊपर क्लासिफिकेशन। तो ये चारों चीजें मिलकर एक्चुअली में टेक्सोनॉमी करते हैं। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी में क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन होगा। कैरेक्टराइजेशन से आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सास में डिवाइड करेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सही से आइडेंटिफाई किया नहीं। आइडेंटिफिकेशन होगा, मैंने सबसे पहले आप कैरेक्टर इकट्ठा करेंगे कि डॉग है, कितनी पूंछ है इसके, कितने सूंड है इसके, सूंड नहीं है तो उधर रखो, सूंड है तो हाथी वाले ग्रुप में रखो, साइज की कंडीशन में क्या है, कॉर्निवोरस है या हर्बीवोरस है, तो ये उसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक हो गए। कैरेक्टरिस्टिक जब आपको पता चल जाएगी तो उनका आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये किस वाले ग्रुप में जाएगा, आइडेंटिफाई। फिर जब ये पता चलेगा तब उसको क्लासिफाई करेंगे कि मान लीजिए एनिमल तो है लेकिन कार्निवोरस है कि हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस है तो उसमें भी जैसे आप गाय को देख लीजिए और आप जो है तो हॉर्स को देख लीजिए, दोनों हर्बीवोरस है, दोनों हर्ब्स खाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। वो कौन से बेसिस पे किया गया है? वो उनके खुर के बेसिस पे किया गया है। यदि आप गाय का पैर देखें, उसका पैर देखें तो ऐसे वो उसका जो खुर होता है बीच में से फटा हुआ होता है, जबकि आप हॉर्स का देखें तो वो उसका जो खुर होता है या उसका पैर के आगे जो नाखून बना होता है जिसको आप कहते हो, वो कैसा होता है? वो जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको देखने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन वी क्लासिफाई देम एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन वी विल गिव नॉमेनक्लेचर। सो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा टेक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। कुछ और चीजें बची हैं इस चैप्टर में, इसमें और बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।